आज हम कल हमने कहानी और आख्यायिका के बारे में जाना। आज कहानी के शिल्प पक्ष को हम अध्ययन करें। वस्तु और शिल्प क्या होता है, किसको लेकर कहानी बनती है, कैसे बनाई जाती है, और कहानी में भाषा का कितना अधिक महत्व होता है, भाषा का कितना ध्यान रखा जाता है कहानी में, ये हमें देखा तथा कहानी के आलोचना की चर्चा हम आज इस खंड में करेंगे। क्योंकि कहानी हमने देखी कि बहुत ही पुरानी विधा है कहानी। जब छोटे बच्चे थे या पुराने काल में हमने कल चर्चा की कि इंसान या आदि मानव आग के चारों तरफ बैठकर अपने शिकार करने की कथा का वर्णन करता था, तो वहीं से ही कथा शायद शुरू हुई होगी। बल्कि जिसे आज हम कथा या कहानी कहते हैं, उसका मूल रूप हमारे देश से ही उजागर हुआ है। जैनेन्द्र की अपनी एक कहानी है, राय कहानी के संबंध में ये विचार हमें मिलता है कि कहानी भारत की अपनी चीज है, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश आदि कहानी। कहानी हमारे अपने देश की ही कहानी, इन्हीं के माध्यम से वह विदेशों में फैली। पंचतंत्र, हितोपदेश, इन्हीं के माध्यम से विदेशों में कहानी फैल सकी और नाना रूप धरकर लोक मन में बसी कहानी। आधुनिक कहानी हमने विदेशों से ही प्राप्त की है, जो आजकल मॉडर्न स्टोरी कह रहे हो। बाहर से उसकी सूचना आई, सूचना आते ही हिंदी की परंपरा जग पड़ी, और जैसे हमने कल चर्चा की थी, बंगला में गल्प या क्षुद्र गल्प बोलकर जो विधा शुरू हुई, वही आगे बढ़कर कहानी नाम धारण करती है हिंदी साहित्य में। हमारे देश के प्राचीन इतिहास में ही कहानी उपस्थित थी जैनेन्द्र के हिसाब से। जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र, वो पुराना रूप था कहानी का। नया रूप हमें देखना है, कहानी विधा की चर्चा करते हैं। कहानी का स्वभाव कैसा होता है? कहानी यानी कोई कथा। कथा कैसे बनेगी? घटना से, जो घटित होता हो। कहानी में घटना का होना जरूरी है। देख लो, कोई भी स्टोरी होती है, तुमने जितनी भी कहानियां पढ़ी हो, प्रत्येक कथा कहानियों में एक स्टोरी होती है, एक कथा होती है। और मनुष्य का वह अनुभव जो घटना की परिधि में आता है, जिसे हम घटना कहते हैं, घटना के माध्यम से व्यक्त होता है, जिसमें दुख हो चाहे सुख हो, किसी भी तरह से हम उसको याद करते हैं, तो वह घटना है। जैसे मैं कहूं कि आज सुबह सुबह घर से निकल रहा था, यह हुआ, अमुक हुआ। राहुल सौजी अपना म्यूट कीजिए। मेरे साथ यह घटना घटी, तो सुनने वाला क्या करेगा? फिर आगे क्या हुआ? क्या हुआ तेरे साथ? आगे क्या हुआ बताना जरा। इस तरह से पूछेगा। इस तरह एक खास वर्णन की बिंदु पर कहानी समाप्त होती है। तो इस वर्णन को सुनना अच्छा लगता है। सामान्य तौर पर जो काल बिंदु होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक का,
उसे ही कहानी समझा जाता है। और कहानी के चारों तरफ घटना इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है हमें। कहानी का एक महत्वपूर्ण सिरा पाठक भी है। अगर पढ़ने वाला नहीं हो तो कहानी की क्या फिर जो है विशेषता रह जाएगी। किंतु दूसरा सिरा उसका लेखक है, उसमें रोचकता, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आज जितने भी कहानीकार हैं वह रोचकता के साथ लिखना चाहते हैं कहानी। रोचकता के साथ साथ उसमें किस तरह से घटना का शुरू और अंत दिखाया जाता है उसी पर विचार किया जाता है। जो रोचकता होती है, रोचकता की सार्थकता पर हम विचार करेंगे आज कहानी पर। कहानी तो लिखोगे तुम, कहानी के वस्तु शिल्प में क्या होना चाहिए? पहला जो है तत्व है वह रोचकता। इंटरेस्टिंग नहीं होगी कहानी तो कोई नहीं पढ़ेगा। सार्थकता, वह सार्थक होनी चाहिए। तो रोचकता है क्या? रोचकता के द्वारा ही पाठक या श्रोता, कहानी सुनने वाला घटना में प्रवेश करता है, कल्पना के सारे फील करता है, महसूस करता है। जैसे कोई तुम फिल्म देखते हो वो भी एक कथा है और तुम उसे पहले अपने आप फील करते हो कि अरे इसके बाद क्या होगा। घटना असल में जिसके साथ होती है वो उस कहानी का पात्र होता है। कहानी का सफल आधार तभी माना जाएगा जब वह श्रोता को अपनी ओर खींचे, जब तुम में रस आने लगे, जब तुम में इंटरेस्ट आने लगे, तभी कहानी सफल मानी जाएगी। कहानी का एक नशा हो जाता है, एडिक्शन। कई लोग कहानी पढ़ने के आदी हो जाते हैं। जब फिल्म नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, सीरियल नहीं था, गाने नहीं थे, मोबाइल नहीं था, तो किस तरह से लोग मनोरंजन के साधन अपनाया करते थे? कहानी पढ़कर। बच्चों को कैसे बहलाया फुसलाया जाता था? आजकल की तरह मोबाइल देकर नहीं, कहानी सुनाकर। कुछ क्षण के लिए कहानी सुनते सुनते व्यक्ति भूल जाता है कि वो असल में वह कहाँ है। कहानी की दुनिया में जब जाता है, जब तेजस्वी, अय्यारी, जादू जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो बच्चा है आगे क्या होगा ये सोचता है। तो कल्पना का रिश्ता केवल कहानी में ना होकर पूरे साहित्य में होता है। देखो, जादू, टोना, तिलस्मी, अय्यारी जो भी बोला जाता है वो सारा झूठ है कहानी में। इसीलिए तो कहानी होती है ना, इसका नाम कहानी। कल्पना का रिश्ता केवल कहानी से नहीं, साहित्य के हर किसी विधा से जुड़ा है। और कहानी की व्याख्या में कल्पना का विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? बल्कि ये कहा जा सकता है कि कहानी में कल्पना की भूमिका निर्णायक होती है। कहानी में जो रोचकता आती है वह उसी की वजह से आती है और उसी से ही पाठक आकर्षित होता है। कहानी अगर ऐतिहासिक होती है तो क्या उसमें सिर्फ वस्तु का और रूप का ही वर्णन होता है? उसमें रोचकता भी निहित होती है। बुद्ध काल, मौर्य काल के बारे में अगर कोई कहानी लिखी जाए तो उसमें रोचकता होनी चाहिए। वास्तविकता यही है कि कहानी रोचक होती है, घटना प्रधान होती है, लेकिन सामाजिक नियमावली को पुष्ट करने का कारगर तरीका कहानी ही है। इस तरह कहानी की वस्तु जो होती है वह विशेष दिशा में ले जाने वाले सामाजिक सोच का पर्याय है। कहानी के द्वारा भी समाज में फैली विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। मैंने कहा था कल ही कि कहानी
जो लिखी जाती थी पहले मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, पर आजकल जो फिर बाद में जो कहानियां लिखी गई वो मनोरंजन के साथ साथ उपदेश प्रधान या उपदेशात्मक कहानियां लिखी जा रही थी। तो कहानी का जो शिल्प है, टेक्निक है, किस तरह से लिखी जाए। लेखक एक तरफ तो कला के क्षेत्र में सक्रिय होता है, तो वो नई नई कहानी, नए नए आख्यान गढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी के सामान्य लोगों की भांति जिंदगी जीते हुए समाज की विभिन्न समस्याओं से रूबरू होता है। हमने एक कहानी आज पहले, इससे पहले जैसे चर्चा की थी, वो असमिया कहानी में अपनी कहानी थी, बघई कहानी में आदिवासियों की कहानी थी। एक तो कोई खुद की कहानी करता है, कोई दूसरों की कहानी करता है, समाज की समस्याओं से रूबरू कराता है। तो जिंदगी के बीच जब एक दूसरे पर सक्रिय रहने के लिए अतिरिक्त लाभ यह होता है कि संवेदनशीलता और बौद्धिक क्षमता के कारण जीवन के बदलाव को भी महसूस करता है। तो निरंतर जो घट रहा बदलाव है, कोई किस विषय पर लिख रहा है कहानी, कोई किस विषय पर लिख रहा है, कोई किस तरह लिख रहा है, कोई और किसी तरह से लिख रहा है, तो उसकी जो ये प्रक्रिया है कहानी लिखने की, वह एक सघन बन जाती है। धीरे धीरे समाज को वह वैचारिक और सांस्कृतिक नेतृत्व देने की स्थिति में जो है लेखक खड़ा हो जाता है। तो सामाजिक जीवन के विवरण की चर्चा भी कहानियों में की जाती है, अथवा कोई भी विवरण कहानी पर आरोपित किया जा सकता है। तुम किसी भी विषय को लेकर कहानी लिख सकती हो, लेकिन जीवन की स्थितियों में निरंतर होने वाले बदलाव के कारण कहानीकार की नजर अपने आप आए नए सवालों पर टिकती है। धीरे धीरे इन सवालों को महत्व भी पहले से निशब्द अधिक मिलते हैं। जो बदलाव हो रहा है उसको भी दिखाने की चेष्टा करते हैं लेखक। और कहानी पढ़ते समय हमेशा पाठक का ध्यान किस ओर जाता है? नई वस्तु की ओर। जिससे क्या होगा, नई वस्तु की ओर पाठक का ध्यान जाएगा। तुम कभी भी कहानी लिखो तो नई वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित करने की चेष्टा करना, जिससे पाठक का दबाव वह नए ढंग से सोचने के लिए विवश हो जाएगा। जैसे हमने एक कहानी की आज चर्चा की, उसमें जो है बुजुर्गों पर अत्याचार नहीं हो रहा था, बुजुर्गों के सकारात्मक पक्ष को हमने सोचा, नकारात्मक हमने उस पर विचार नहीं किए, क्योंकि उस कहानी में वैसा कुछ था ही नहीं, कुछ अत्याचार हो ही नहीं रहा था बुजुर्गों पर। वह तो नैतिक मूल्य दिखाया गया था कहानी में। तो शिल्प का संबंध है, शिल्प यानी कहानीकार या साहित्यकार किस तरह से उसे परिचालित करता है, कहानी को किस तरह से लिखेगा। व्यापक तौर पर शिल्प का जो चयन करता है वह लेखक स्वयं करता है, और शिल्प के उपयोग के लिए जिम्मेदार भी उसे ही ठहराया जाता है। जिस तरह से पात्रों की परिकल्पना करना, स्थितियों के चुनाव, कहानी के आरंभ और अंत में निर्णय, जो संवाद किस तरह के क्या सेंड कर रहे हैं रीता कुमार। जो भी स्टूडेंट्स बने हुए हैं अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप करें, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं और कहां कहां से कर रहे हैं। इसीलिए एनरोलमेंट नंबर मांगा गया है रीता जी। आप भी अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और अपना नाम दर्ज कराएं मैसेज बॉक्स में। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं एनरोलमेंट नंबर। जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास कर रहे हैं अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम मैसेज बॉक्स पे टाइप करें। जिस तरह से आप क्लास में आपकी अटेंडेंस ली जाती थी, वैसे यहाँ पर भी अटेंडेंस ही हो रही है एक तरह से, कि आप लोग क्लास में बने हुए हैं।
समझ गई गीता जी? तो शिल्प की बात कर रहा था, शिल्प कहानीकार खुद चयन करता है और कहानी के शुरू से लेकर लास्ट तक जो संवाद आते हैं जिससे पात्र आपस में वार्तालाप करते हैं, लेखक अपना लेखकीय अधिकार इस्तेमाल करता है उन संवादों के माध्यम से, क्योंकि पाठक अथवा आलोचक द्वारा मिलने वाली प्रशंसा का अधिकारी भी लेखक ही होता है। वो पात्रों की प्रशंसा नहीं करेगा, कोई भी लेखक की प्रशंसा करेगा, क्योंकि लेखक अपने वक्त की बहुत जो है रुचियां, बृहद रुचियों अनुशासित होता है। यदि वह अतिरिक्त मनमानी चलाने लगे तो पाठक की स्वीकृति पाने में सफल नहीं होगा। अगर अपने मनमाने ढंग से कुछ भी लिख देगा तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा। तो केंद्रीय उपस्थिति जो है कहानी के अंदर उसकी कथा, और जब हम देखते हैं हिंदी कहानी में आलोचना जो है प्रमुख होती है। आप देख लीजिएगा पराया सुख यशपाल की एक कहानी का उदाहरण भी दिया गया, किस तरह से उसमें शिल्प होने चाहिए, किस तरह से पात्रों का संयोजन किया गया और किस तरह से उसमें संवाद बताए गए हैं। तो कहानी की कथा आलोचना में उसी तरह से की जाती है। तो हम देखते हैं कि कहानी में किस तरह से सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण के बीच में किस तरह से महत्वपूर्ण उपस्थिति हर कहानी में अपने वक्त के दबाव को झेलती है। आज से पहले की अगर कहानी में प्रेमचंद की कहानी को में अगर देखेंगे तो वहां पर मोबाइल, टेलीफोन, व्हाट्सएप, मैसेंजर नहीं आएगा कहानियों में। आज की नई कहानियों में देखेंगे तो वह शब्द जरूर आएंगे। आज की कहानियों में हो तो कोरोना जैसी महामारी का चित्रण भी हो सकता है, क्योंकि आज के समय का वातावरण आज का लेखक कर रहा है, उस समय के समय का वातावरण उस समय का लेखक कर रहा है। तो लेखक जो होता है कहानी में अपने वक्त के दबावों को झेलते हुए उसमें कुछ भी जोड़ सकता है, साथ ही उसमें आलोचना प्रत्यालोचना का विषय भी वही चीजें बनती है। जो भी वो कहानी वस्तु और रूप से जुड़े, कहानी का वस्तु और रूप जो होता है वह एक तरह से पाठक का सामना करता है। पाठक ही बता सकता है कि कहानी सफल है या नहीं, लिखने वाला लेखक नहीं बता सकता। कालक्रम में कहानी बहुत सारी बदलती जाती है, हम आगे चर्चा भी करेंगे कहानियों में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है और कहानी किस तरह से आगे बढ़ रही है। और जब विविधताओं के कारण ही, कहानी में बदलाव के कारण ही, कहानी में विकास के कारण ही कहानी का विकास हो रहा है और उसकी वृद्धि हो रही है। तो कहानी कहने से वही है। और कहानी की भाषा को अगर हम चर्चा करें तो कहानी में भाषा कैसी है, वो तो शिल्प है। जैसे मैंने शिल्प बताया, कहानी में जो है अपने ढंग से लिखना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए उसमें, और शुरू और लास्ट जो है किस तरह से करना है हमने देखा। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, जब भी कहानी तुम लिखोगे, कहानी तो लिख ली तुमने, रोचकता पूर्ण कहानी लिखी मैंने जैसे बताया, फिर उसको तुम हेडिंग देने की बारी आएगी। शीर्षक, शीर्षक के बारे में ऐसा आभास होता है कि जैसे भाषा और साहित्य दो अलग अलग चीज है, क्योंकि संबंध दो अलग अलग चीजों के बीच ही खोजा जाता है। संबंध दो डिफरेंट होने से ही संबंध बनता है, परंतु भाषा और साहित्य के बीच में ऐसा नहीं है। तो साहित्य भाषा के द्वारा रचा जाता है और भाषा में ही जो है वर्तमान की रचना होती है। ऐसी भाषा तो हो सकती है जो साहित्य न हो, भाषा ऐसी हो सकती है जो साहित्य न हो, लेकिन ऐसा साहित्य नहीं हो सकता जो भाषा ना हो। तो इसीलिए तो साहित्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वह जरूर भाषा हो।
और जब भाषा है बोलकर ही तो आज हमने इतनी भाषाओं के साहित्य को पढ़ा, असमिया, बंगला, ओडिया। यह कारण है और यह उदाहरण भी है कि साहित्य और भाषा का अंतः संबंध है और जो भी हम भाषा के गुण चर्चा करते हैं वो साहित्यिक उसे बनाती है। भाषा के प्रयोग की एक विशेष विधि साहित्य कहते हैं। भाषा और साहित्य का रिश्ता ऐसा है, भाषा का प्रयोग की कोई दूसरी विधि भी है तो वह इस विधि से भिन्न है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम उसे भाषा कह देते हैं। निश्चित और रूढ़ अर्थों की भाषा जो होती है, दैनिक जीवन में जो हम सामान्य भाषा निश्चित, स्थिर और रूढ़ अर्थों से बनती है। शास्त्र और विज्ञान की भाषा वह क्लास 1 कैटेगरी की भाषा है, क्योंकि वो पूरी तरह से अर्थ निर्धारित करती है। शास्त्रों की भाषा, इसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं हम। जैसे हम प्रयोगशाला में या फिर लेबोरेटरी में या फिर मेडिकल में जाकर कोई दवाई की डोज, ऐसे ही अनेक संभावित प्रसंगों को, वस्तुओं की मात्रा और भार इत्यादि ऐसे ही अर्थ है जो जैसे कि वैसे ही हो सकते हैं। अमेरिका में भी कोई प्रिस्क्रिप्शन लाओगे और इंडिया में भी लाओगे तो वह सेम मेडिकल साइंस की भाषा एक रहेगी, जरा सी भी गलतफहमी नहीं होगी। और जरा सी गलतफहमी हो गई यानी दुर्घटना का कारण बन जाएगी। आज कोरोना बीमारी को पूरे विश्व में कोरोना ही कहा जा रहा है ना, और कहीं दूसरा कुछ नाम निकाल लिया इसका। पर सामान्य जीवन के जो रोजमर्रा के कामकाज की इसी विधि की भाषा के सहारे चलते जो है आज पारिभाषिक शब्दावली की तरह अतिशय रूढ़ हो गए हैं। क्योंकि भाषा जो बोलता है, समाज और पूरा जन समुदाय उसे जानता है। भाषा एक सामाजिक उत्तराधिकार है जो समाज विशेष में हर मनुष्य को प्राप्त होती है। तो विभिन्न प्रकार की भाषा प्रयोग की जाती है और वो भाषा में संवेदना की बात जहां की जा सकती है जाएगी, हम देखते हैं भाषा में संवेदना के विचार को, कहानी में संवेदना तत्व जो आता है। मनुष्य एक सामाजिक जंतु है, आपको पता है, और इससे जोड़ा गया मनुष्य एक सोचने वाला जंतु। मनुष्य एक भाषिक जंतु है, सारे प्राणियों से भिन्न क्यों है? क्योंकि उसने भाषा सीखी। मनुष्य बोलने वाला प्राणी है, सोचने वाला प्राणी है, इसीलिए सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के पास भाषा है, इसीलिए वो सोच सकता है, इसीलिए तो भाषा संवेदनशील। भाषा और संवेदना की बात जहां बात करते हैं, भाषा के द्वारा मनुष्य सिर्फ सोचता ही नहीं, महसूस भी करता है और वो अपने एहसास भाव अनुभव भाषा का स्वभाव साहित्यिक भाषा के अधिक निकट है, क्योंकि आदमी के पास बाहर की दुनिया होती है, भीतर की दुनिया भी होती है। भीतर की दुनिया भी होती है, तो हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया, बाहर की दुनिया में तो ठोस और साकार वस्तुएं हैं, उन्हें रूप कहा जाता है। मनुष्य ने इन रूपों का नाम देकर उन्हें उनके ठोस वास्तविक उपस्थिति आकार से अलग कर दिया है।
उसके मन में रूप का एक मानसिक आकार अथवा चित्र इस नाम से जुड़ जाता है जैसे पेड़ नाम की वस्तु। भाषा से हमारा काम वस्तु के बदलने के नाम से चल जाता है, इसे अमूर्तन कहते हैं। भाषा मूर्त वस्तु को अमूर्त नाम में बदलती है। भाषा मूर्त वस्तु को अमूर्त नाम में बदलती है। तो भीतर की दुनिया से भावनाएं और विचार हैं, उनका कोई ठोस आकार नहीं, लेकिन आदमी अपने अनुभव से जानता है कि वो मौजूद है। भाषा के द्वारा ही एक दूसरे को बताता भी है कि वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। आदमी ने भावनाओं को भी नाम देकर पहचानने के योग्य बना लिया है। भाषा और संवेदना जो बताया गया मैंने, हम भाषा और संवेदना पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी भाषा यूज करो कि संवेदना प्रकट हो कहानी में, क्योंकि भाषा में उसने बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया की हर चीज, हर गति, हर क्रिया का नामकरण कर लिया है। क्योंकि भाषा के द्वारा दुनिया की हर कोई चीज को पहचान सकते हो। कलम को अगर कलम कहा जाए, किसी ने अपनाया होगा इसका नाम, इसीलिए तो भाषा में इसको कलम कहा गया। तो सभ्यता का विकास के साथ साथ मनुष्य बाहर की दुनिया से, वस्तुओं से अधिक जुड़ता चला गया और उसकी भाषा बाहर की दुनिया के अर्थों के पीछे दौड़ने में अधिक से अधिक व्यस्त होती चली गई। इस दौड़ में वो भीतर की दुनिया के भावों की अभिव्यक्ति में उसी अनुपात में असमर्थ भी होती चली गई। लेकिन आदमी के भीतर की जो दुनिया की अभिव्यक्ति मांगती है और उसके दैनिक व्यवहार में तरह तरह की बोलती रहती है, तो भाषा साहित्यिक विशेषता का यही मूल उद्गम है। भाषा किस तरह से संवेदनशील होती है, किसी को किस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, किसी के लिए किस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसी से ही तुम बोलते हो कि अरे ऐसा नहीं बोलना था, इसने बहुत गलत किया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं गद्य और पद्य के बारे में। कहानी की भाषा और साहित्य में कहानी और गद्य पद्य क्या है। पद्य यानी तो कविता का पर्यायवाची मानते हैं, जिसमें छंदबद्ध भाषा होगी, जिसमें छंदबद्ध तरीके से काव्य लिखा हुआ होगा। और अब जो आधुनिक काल में गद्य का प्राधान्य बाद में हुआ, पहले ही काव्य ही लिखा जाता था, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में गद्य और पद्य दोनों को काव्य के दो प्रकार माना जाता था पहले। ऐसा क्यों हुआ होगा? एक तो छंद मुक्त और एक छंदहीन भाषा को गद्य कहते हैं। छंद मुक्त होनी चाहिए या छंदहीन होनी चाहिए? तो साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के गद्य में या नई विधाओं की जो विधिवत आरंभ का काल माना गया, चाहे वो रिपोर्टाज हो, आत्मकथा हो, संस्मरण हो, फीचर लेखन हो, जो भी हो, वह छंदबद्ध नहीं था। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। कविता भी अब अधिकतर गद्य में ही लिखी जाती है, लेकिन कवि और गद्यकार एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब गद्य की सृजनात्मक संभावनाओं का अनेक मुखी विकास किया जा चुका है। तो कहानी का गद्य कैसा होता है? शीर्षक का एक संकेत यह भी है, जब हेडिंग देते हैं हम लोग किसी भी रचना की, तो कहानी के गद्य के अलावा कहानी का पद्य भी होता है, जैसा कि प्रबंध काव्य में था। आज भी अंग्रेजी में विक्रम सेन ने अपने प्रथम उपन्यास द गोल्डन गेट की रचना पद्य में की है। उपन्यास वो भी पद्य में, काव्य प्रबंध रूप में, प्रबंध काव्य। और दूसरा यह है कि गद्य कहानी के अलावा अन्य साहित्यिक रूपों पर भी हुआ है, क्योंकि कहानी देखो पहले जब शुरू में हुई तो किस्सा कोई परंपरा थी, कोई दादा दादी कहता था या कोई किसी के बीच में बोला जाता था, सुनता था, तो वो एक परंपरा थी। किस्सा कोई परंपरा, वो कहानी थी।
उसकी भाषिक संरचना भी श्रोता के ध्यान को वाचन श्रवण में बांधे रखने की जरूरतों के साथ जुड़ी थी। जब छापाखाना आया, प्रकाशन सुविधा हुई, व्यवसाय की शुरुआत हुई, वाचिक परंपरा को परंपरा में तो बदला, एक दूसरे से गुथी हुई कविता कहानी एक दूसरे से खींचकर अलग कर दी गई। उसी समय कविता धीरे धीरे प्रबंध मुक्त होती गई। छायावाद के बाद की कविता प्रबंधात्मक विरल लगभग अनुपस्थित थी। लंबी कविताएं लिखी गई, लंबी लंबी, लेकिन उनमें जो एक घटना सूत्र का आभास होता है उसे हम अधिक से अधिक वृत्तांत कह सकते हैं, पूरा कथाक्रम नहीं। कहानी ने भी दैनिक जीवन के यथार्थ की भाषा बनाने में के क्रम में खुद को कविता से अलग किया। कहानी कविता से डिफरेंट, अलग हो। कहानी के फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक हमें क्या मिलता है? एक बसा बसाया संसार मिलता है। क्या होता है कहानी के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक में? घटना स्थल में क्या रहेगा? गली, मोहल्ला, कोई घर, कोई पार्क, सड़क, गांव, शहर, देश, प्रदेश, जंगल, नदी किनारा, समुद्र, पहाड़, यूं कहे केवल धरती नहीं बल्कि सामने वाली कोई भी जगह हो सकती है। कल्पना, कुछ भी इमेजिन कर सकता है लेखक। कल्पना के सहारे कोई भी जगह गढ़ी जा सकती है कहानी। हमारे दैनिक दिन जीवन में दिनचर्या को भी हम कहानी बना सकते हैं, क्योंकि शुरू से लास्ट तक कुछ ऐसा घटित होता है जो आरंभ से लेकर लास्ट तक, आरंभ की स्थिति और लास्ट की स्थिति में कुछ बदलाव नजर आता है। उनके रिश्ते, तनाव, उनकी खुशियां, दुखों को, उनकी उपलब्धियां, निराशाओं को चित्रित करना कहानी में। इन सब चीजों को लेखक किसी न किसी तरह से खोज लेता है। कथानक को आम पात्र पर परिस्थिति का घात परिघात मान सकते हैं। कभी परिस्थिति कैरेक्टर को दबाती है, गढ़ती है, तो कभी क्या होता है, वह कहानी में अपने आप को मन स्थिति में किस तरह से घेर लेती है पात्र को। जैसे हम हिंदी की मौलिक कहानी, उसने कहा था कहानी की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि उसमें अब तक प्रेम में आत्म बलिदान की कहानी की तरह पढ़ने की नीति चली आ रही थी। तुम लोग देखोगे उसने कहा था कहानी जिसने भी पढ़ी है, प्रेम पर बलिदान। प्रेम के लिए जो है उसका प्रेमी मर मिटता है। बचपन में किया हुआ प्रेम अंत में उसने कहा था कहकर मर जाता है। क्योंकि उसका कथानायक जो है युद्ध में प्राण दे देता है प्रेम के बहाने। प्रेम में प्राण देने के लिए एक बहाने की तरह जुटाया गया है। लेकिन इसके विपरीत अगर युद्ध के कथानक को एक संश्लिष्ट घटक मानकर पढ़े तो कहानी का अर्थ अनुभव में एक जटिलता का समावेश होता है। अगर उसमें देखोगे तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया गया है कहानी में, और वही कहानी का रचना काल है, इसलिए लिखा होगा शायद। और उससे हमें पता चलता है कि इतने पैमाने पर हिंसा, रक्तपात हुआ, मृत्यु हुई, इतिहास में ये पहली बार देखा गया। कथानक के स्तर पर कहा था कहानी युद्ध के दिनों में विगत प्रेम की सोई और खोई हुई स्मृति के जगाने की, मिलने की कहानी है। यानी उस समय के प्रेम को
करने की, बताने की कहानी हो सकती है, उसने कहा था। क्योंकि उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के बम्बू काट के बाजार से होता है। वो बुढ़िया किस तरह से कहती है कि हट जा जीने जोगी, बच जा लंबी उम्र वाली, जीवन की शुभकामनाएं दे रही है। इसी बीच 8 साल की लड़की और 12 साल के लड़के का मिलन होना, और वो लोग मिलकर किस तरह से कहानी में एक सूत्र से बंधते हैं, और कहानी में बहुत दिनों बाद फिर लास्ट में दिखाया जाता है लंबी जो है वहां पर अवधि के बाद मिलते हैं। लहना सिंह की स्मृति श्रृंखला में चित्रित है। मरते हुए वह बात याद आती है, वह 12 साल का लड़का और वह लड़की के बारे में। सूबेदारनी ने अनुरोध किया था कि उसके पुत्र की और पति की देखभाल करे, इसीलिए आज वह कर रहा है। तो आधुनिक युद्ध की विभीषिका भी एक नजर से उस कहानी में देख सकते हो। कहानी उपदेशात्मक है, तो उस कहानी में किस तरह आगे क्या होगा बोलकर कौतूहल बना रहता है, जिज्ञासा बने रहता है, और लेखक लास्ट तक छिपाए रखता है। तो आधुनिक काल में गद्य रचना का माध्यम कहानी का साहित्य रूप, जिसे गद्य में सृजनात्मक सौंदर्य सर्वाधिक सघन होना चाहिए। विषय और आकार का भी ध्यान रखना चाहिए। कहानी की भाषा बहुत ही सहज सरल होनी चाहिए। यथार्थ के धरातल पर कहानी हो तो अधिक प्रभावी होती है, जिसे हम यथार्थवादी कहानी नाम से जाने जाते हैं। तो कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से कहानी की भाषा, कहानी में जो भाषा प्रयोग की जाती है वह व्यक्तिगत प्रयत्न से अर्जित और आत्मसात करना होता है। रचनाकार ही ऐसा मनुष्य है जो भाषिक अर्जन विशिष्ट और समृद्ध होता है, क्योंकि उसे जैसी भाषा आती होगी वही तो यूज करेगा। वह उसे साहित्य में रूप से रचकर, भाषा से रूप रचना स्थापित करता है और देश काल के अतिक्रमण की क्षमता प्रदान करता है। वाचिक परंपरा फिर कहानी पढ़ने की जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि भाषा में जो है ध्वनियां, उसकी शिल्पगत विशेषताएं, उसको वह लेखक बहुत ध्यान में रखता है। जिस तरह से उसने कहा था कहानी में, लोग वो कह रही थी बुढ़िया हट जा जीने जोगिए, हट जा भूता प्यारिये, कामनाएं कर रही है, वो शुभ कामनाएं कर रही है। तो कहानी का जो गद्य का शीर्षक जो होता है वह प्रथम पृष्ठ से लेकर लास्ट पृष्ठ के बीच बसाए गए किस संसार की बात कही है, उसको बसाने में छोटे बड़े बहुतों का विवरण हाथ होता है। तो कहानी में उसी तरह से ही हमें पहचानना है कथानक में, किस तरह से कहानी का शीर्षक कहानी में आए, जिससे कहानी की सार्थकता प्रतिपादित। कहानी में फोकस क्या करोगे तुम, कहानी को स्वयं विहंगम कैसे करोगे, दिखाओगे कैसे। कहानी को अपने आप में एक संक्षिप्त क्लेवर में, छोटे रूप में आपको एक और कई आकार से कई गुना अधिक समेटना पड़ता है। अगर तुम तो बहुत कुछ सोच लोगे, सोचने के लिए इमेजिन कर लोगे कहानी में, पर ज्यादा फैलाने की आवश्यकता नहीं है। पहले विहंगम ब्योरा, ऐसा संयोजन जैसा वो उड़ती हुई चिड़िया की आंख को दिखाई देता होगा, अर्थात तेजी से गुजरता हुआ दृश्य पटल, लेखनी पूरे दृश्य पटल मानो बुहारती हो, ऐसा लिखो कि पूरी तरह से दिख जाए, जैसा इमेजिन कर ले पाठक। जैसे उसने कहा था कहानी के पहले से ही
हमें जो है इमेजिन हो जाता है कि पंजाबी परिवार है, सिख परिवार है, और वहां का अमृतसर का वातावरण, वहां का माहौल हमें पता चल जाता है। या फिर ईदगाह कहानी में रमजान के पूरे 30 रोज के बाद आई हुई ईद का माहौल हमें पता चल जाता है, कितना सुनहरा, कितना सुहाना प्रभात है, कितनी हरियाली है, उससे हमें पता चल जाता है। दूसरी विधि है फोकस संयोजन का अनुवाद है, बल्कि मूलतः ये दोनों शब्द मूवी कैमरा की भाषा के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं, स्वीप और फोकस। सबसे ज्यादा फोकस हमें मुख्य पात्र पर करना चाहिए। जैसे ईदगाह कहानी में हामिद पर किया गया, वह हामिद के बारे में पूरी तरह से चारों ओर कथा इर्द गिर्द घूमती है। केंद्रीय संयोजन और उसकी अन्य नाटकीय दृश्य विधान ही समकक्ष होते हैं, उसी के सहारे आगे बढ़ती है। उसके बाद कहानी का रूप आता है। कहानी में रूप की आधार दिया जाता है कि यह रूप ऐसा होगा तो कहानी कैसी होगी। तो कहानी में जो विभिन्न प्रकार के तत्व आते हैं, कहानी की भाषा, कहानी में प्रयोग होने वाली शैली, कहानी की रोचकता, कहानी की नाटकीयता, सृजनात्मक भाषा कैसी होनी चाहिए, वह हम अभी जानेंगे। तो कहानी को कैटेगरी किस तरह से हम विभक्त करेंगे, वर्गीकरण किस तरह से करेंगे, कहानी की औचित्य और सीमाएं क्या होती है। क्योंकि हिंदी की जो पहले पहले कहानियां लिखी जाती थी, वो कहानियां या तो चरित्र प्रधान होती थी। मैंने कहा था देव कुमार चरित्र, हर्ष चरित्र, वो पहले कहानियां लिखी जाती थी। फिर वातावरण प्रधान कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां या पौराणिक कहानियां मैंने बताया। कोई कथानक प्रधान कहानियां लिखी जाती थी, ये पहले पहले की कहानियां थी, याद रखना। फिर कार्य प्रधान कहानियां। तो हिंदी की पहली कहानियों के विकास में अगर हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती पत्रिका में छपने वाली कहानियों में हिंदी की प्रारंभिक कहानी के स्वरूप के बारे में चर्चा की है। और ये बात अलग है कि कहानियों के हमारे समय में किए जाने वाले वर्गीकरण कहानी के विकास के साथ ही संभव हो पाता है। प्रेमचंद ने कहानी विधा को सुदृढ़ किया मानते हैं। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद के दौर तक की कहानियों को हम विभिन्न रूप की चर्चा भी करेंगे फिर बाद में। हिंदी कहानी के विकास में भी किस तरह से हम जानते हैं। तो पहले पहले जो लिखी जा रही थी, पहले तरह की जो कहानियां लिख रहे हैं, वो चरित्र प्रधान कहानियां थी। और इस प्रकार की कहानियां हिंदी कहानी के विकास का प्रारंभिक चरण था, चरित्र प्रधान कहानी। अंग्रेजी साहित्य में 18वीं शताब्दी में इस प्रकार का लेखन दिखाई देता था। और चरित्र प्रधान कहानी किसी मुख्य पात्र के चरित्र को लेकर लिखी जाती थी। उसके बाद वातावरण प्रधान कहानियां, किसी वातावरण को सजीव बनाकर दिखाना कहानीकार के द्वारा। जैसे जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी, आकाशदीप के अतिरिक्त प्रतिध्वनि, बिसाती, स्वर्ग के खंडर, ये वातावरण प्रधान कहानियां। और एक कहानी होती है कथानक प्रधान कहानियां, जिसमें चरित्रों और उनके साथ परिस्थितियों को बनाते हुए उनके संबंधों को अधिक बल दिया जाता है। कहानियों में कथानक या कहानी कहने को ही महत्व देती है, जिसका जो है महत्व कथानक का ज्यादा होता है। उसके बाद कार्य प्रधान कहानियां, जिसमें जासूसी, विज्ञान की कथाएं आती हैं। या फिर अरस्तु के नाटकों की चर्चा के दौरान कहा था कि नाटक चरित्र के बगैर संभव हो सकता है, मगर
कार्य अथवा एक्शन के बिना नहीं। नाटक कैरेक्टर नहीं होगा तो हो जाएगा, पर एक्शन नहीं करोगे तो नहीं हो सकता। एक्शन करना जरूरी है नाटक में। तो उस तरह से एक्शन प्रधान, कार्य प्रधान कहानियां भी कुछ हुई है हमारे पहले पहले की कहानियां में। तो ये तो पहले पहले कहानियां लिखी जाती थी। किस तरह की? चरित्र प्रधान कहानियां, वातावरण प्रधान कहानियां, कथानक प्रधान कहानियां और कार्य प्रधान कहानियां। और उसके बाद हम देखते हैं परवर्ती कहानियों के प्रकार, या ये इंपोर्टेंट है। प्रेमचंद के समय के बाद हिंदी कहानियां नए परिप्रेक्ष्य में सामने आई, अलग अलग तरह की कहानियां लिखी जाती हैं, क्योंकि बदली हुई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां के चलते कहानी नए कथ्य और नए रूपों में सामने आई, जिसके कारण कहानियों का वर्गीकरण हमें करना पड़ा। सबसे पहले यथार्थवादी कहानी, जीवन की वास्तविकताएं, उसकी समस्याएं को यथासंभव यथा तथ्य प्रस्तुत करना ही यथार्थवाद है। जीवन की वास्तविकता को, जीवन की समस्या को ठीक एग्जैक्टली उसी तरह ही प्रस्तुत करना ही जो है, क्या है? यथार्थवाद। उसी से ही यथार्थवादी कहानी का स्वरूप होता है। और हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद तक आते आते सारे पुराने वर्गीकरण जो कार्य प्रधान या चरित्र प्रधान, वो सारे अप्रासंगिक लगने लगे और यथार्थवादी कहानियों के लिए जमीन बनने लगी। तो जीवन की वास्तविकताओं को जिस प्रकार का चित्रण प्रेमचंद ने किया कहानियों में, वो अभूतपूर्व था। और विशेषकर ग्रामीण जीवन से जुड़े यथार्थ के प्रस्तुतिकरण में प्रेमचंद का तो कोई जवाब ही नहीं दे सकते। मगर प्रेमचंद की कहानियां आदर्शवाद के लगातार बने रहने के कारण उनकी कहानियों को हम अक्सर क्या कहते थे? आदर्शवादी, यथार्थवादी कहानी कहते थे। मगर वास्तविकता यह है कि ठाकुर का कुआं, सदगति, पूस की रात और कथन जैसी कहानियां विशुद्ध यथार्थवादी कही जा सकती। ठाकुर का कुआं में जो है छुआछूत की भावना, दलित समस्या को जो दिखाया, वो सही है। प्रेमचंद की कहानियां समाज में घटती है, उनकी कहानियां में आदर्श तो है, आदर्श के साथ साथ यथार्थ को भी दिखाया। इसीलिए तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को यथार्थ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानीकार भी कहा गया है कई जगह। यशपाल ने अपनी कहानियों में प्रेमचंद की परंपरा में मार्क्सवादी जीवन दृष्टि को जोड़कर नया उन्मेष प्रदान किया। फूलों का कुर्ता, अभिशप्त जैसी कहानियां सामाजिक यथार्थ का ही प्रतिबिंब है। उसके बाद आती है मनोवैज्ञानिक कहानियां। केवल बाहरी यथार्थ को ध्यान देना जरूरी नहीं है, मनुष्य के मानसिक जगत को भी यथार्थ के साथ जोड़ा जाए, जो हिंदी कहानी को एक नई दिशा देती है। जैनेन्द्र की जो कहानियां हैं, पहली बार चरित्रों के मनोजगत के झांकने का रचनात्मक प्रयास है। ईलाचंद्र जोशी जी का मनोविश्लेषणात्मक, यानी जो मन के विचारों को प्रमुखता दे। अज्ञेय जैनेन्द्र ने अपने जीवन की दृष्टि से अलग कहानी का रूप दिया, मनोवैज्ञानिक कहानी का विकास। फिर भी हिंदी में वैसा नहीं हो पाया जैसा पश्चिम में हुआ। प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी से लेकर अज्ञेय की कहानी और नई कहानी तक आते आते चरित्रों और मनोविज्ञान की कहानियों में स्थान दिया गया। अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी दोपहर का भोजन जनवादी होते हुए भी जबरदस्त मनोवैज्ञानिक संकेतों से भरी पड़ी है। उसके बाद आती है नई कहानी, जो हम पढ़ रहे थे 1954 के आसपास। हाँ बोलिए बेबी। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि मनोवैज्ञानिक के परिप्रेक्ष्य के प्रेमचंद की कहानी कला का विश्लेषण कीजिए, तो किस तरह से लिखूंगी सर
इसको जरा थोड़ा बता दीजिए। हाँ हाँ, देखिए, प्रेमचंद के मनोवैज्ञानिक पक्ष हमने अभी पढ़ा। प्रेमचंद यथार्थवादी कहानी लिखते थे, आदर्शवादी कहानी लिखते थे, पर उसके पीछे भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। पात्रों की मनः स्थिति का चित्रण आपको कहानी में देखना है। जैसे हम प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी आपके कोर्स में है, पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बूढ़ी काकी की मनः स्थिति कैसी है। बूढ़ी काकी आज भी जो है उसमें खाने की लालसा बनी हुई है, उसको जी भर भोजन नहीं मिलता है, इसीलिए तो वह जूठी पत्तल चाटती है। ये तो थी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उस कहानी का। और जीवन से जुड़ी सच्चाई उसमें यथार्थवाद क्या है कि आज भी बुजुर्गों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा समाज में ऐसा हो रहा है कि संपत्ति लेने के बाद और फिर कोई कुछ नहीं पूछता। वहीं हम ठाकुर का कुआं कहानी में देखते हैं पात्रों की मनः स्थिति। वो ठाकुर के आवाज के डर से ही पानी से कुआं खींचती खींचती जो थोड़ी सी आवाज आई तो उसका घड़ा कुएं में ही गिर गया और वह पानी बिना लिए आ जाती है और आकर देखती है कि उसका पति जो है बदबूदार पानी पी रहा होता है। तो प्रेमचंद की जो कुछ विशेष कहानियों के संदर्भ में आपको मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखना होगा। पात्रों की मनः स्थिति, उनके पीछे छुपे भाव, क्यों उसके मन में ऐसा हो रहा है, क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक जो कहानियां होती है उसमें कहानीकार पात्रों के अंतर्मन की दशा का वर्णन करता है। कहानी के जो है पात्रों के आंतरिक पक्ष को आपको देखना होगा कि उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स कैसी है, उसके मन में ऐसी भावना कैसी आई, इसके पीछे क्या है जो कहानी में अंकित नहीं रहता है, कहानी में लिखा हुआ नहीं रहता है। तुमको सोचना होगा उसकी मनः स्थिति, पात्रों की मनः स्थिति के बारे में जानना ही मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक पक्ष है कहानी का। समझी बेबी जी? जी सर, ओके ओके, थैंक यू। वही आप दो चार कुछ कहानियां अगर प्रेमचंद का कहानी का उदाहरण लेंगी तो उसमें आपको देखना है। जैसे कफन कहानी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। कफन में माधव और घिसू को समाज घृणा तो करता है, उनको दूर से पैसे फेंक कर देता है। उसके पीछे मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है? क्योंकि बुधिया की अर्थी उठाना कि जल्दी से इसको ये लोग ले जाएं यहाँ से। हम जानते हैं कि उनको कोई नहीं पूछता, फिर भी वही समाज उन्हें पैसा देता है अर्थी उठाने के लिए, पर वो अर्थी उठाने के पैसे वो लोग खा जाते हैं। पर समाज की मानसिकता है कि ले कर चले जाएंगे बोलकर। वो था मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रेमचंद की कहानियों में। अगर सही मायने में अगर देखा जाए, प्योर मनोवैज्ञानिक कहानी लिखते हैं हमारे अज्ञेय और जैनेन्द्र। इनकी कहानियों में आप पूरी तरह से मनोविश्लेषणवाद पाओगे। जैनेन्द्र और अज्ञेय की कहानी में, अज्ञेय की खितिन बाबू कहानी, जैनेन्द्र की कहानी पाजेब, इनमें सब में मनोवैज्ञानिक पक्ष आपको नजर आएगा। उसके बाद नई कहानी आती है कहानी की कैटेगरी में। तो नई कहानी के आसपास जो 1954 के आसपास लिखी गई कहानी, वो नई कहानी बोलकर जानी गई। 1960 के आसपास लोगों को पता चला कि ये नई तरह की कहानी रची जा रही है। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में उपजी नई परिस्थितियां, नए प्रकार की आवश्यकताएं, नए तरह के आंदोलन, उसी को ही नई कहानी नाम से स्पष्ट किया गया। ये नाम किसने दिया, ये मतभेद है, क्योंकि कोई कहता है दुष्यंत कुमार अथवा नामवर सिंह ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, लेकिन स्पष्ट है कि 1957 तक ये नाम चल निकला था। और प्रयाग का साहित्यकार सम्मेलन में मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह और हरिशंकर परसाई ने इस नाम का प्रयोग स्टेज पर किया था, नई कहानी। और राजेंद्र यादव ने खुद कहा नई कहानी को परिभाषित करते हुए कि नई कहानी व्यक्ति की उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करती है और व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों और आवश्यकताओं की संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो नई कहानी में हमें जटिल जीवन के यथार्थ की व्यापक स्वीकृति मिली है।
आज के जीवन की जो घुटन है, आज के जीवन की जो समस्याएं हैं, वह हमें नई कहानी में देखने। नई कहानी में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को महत्व दिया गया। ये कहानियां छिचोली भावुकता से सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अभी कह रहे हैं वो टाइम हो चुका है, तो इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम भी है उनका शायद कुछ। तो आगे क्लास में टाइम मिलने पर अकहानी, सचेतन कहानी या समांतर कहानी, जनवादी कहानी के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा। थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे अगली क्लास में। कल की जो क्लास होगी और कहानी और आलोचना की परंपरा भी आपको उसी क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी शायद ऑफिस से ही कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका, तो शायद नहीं हो सक रहा है उनका कुछ कनेक्शन। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक पढ़ते हैं। वैसे तो समय हो गया है, हमारी क्लास तो पूरी हो ही गई समय के अनुसार, कोर्स भले ही पूरा ना हो। तो ठीक है, समझ में आया आप लोगों को जो पढ़ाया? जी सर। जी सर। ठीक है, तो फिर रखता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम।